हेलो साथियों, आप सभी को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। मैं राकेश बिश्नोई मैथ्स के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अब हम आगे जो बढ़ने वाले हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर कैलकुलस से। वेक्टर कैलकुलस सदिश कलन, उस सदिश कलन में क्या क्या आता है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो अपनी एक्सरसाइज चलेगी वो है डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर, सदिशों के अवकलन, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब सदिशों के अवकलन कैसे होते हैं, उन अवकलन से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अदिश फलन क्या होता है। वैसे सदिश और अदिश के बारे में आपको अच्छी प्रकार से पता है, कक्षा 12 में आता है। सदिश क्या होता है, अदिश क्या होता है। वेक्टर और स्केलर क्या होता है। वेक्टर वो क्वांटिटी होती है, वो राशि होती है जिसकी डायरेक्शन और क्या होता है उसका परिणाम और दिशा दोनों होती है। जबकि अदिश जो होता है उसका क्या होता है, केवल परिमाण होता है, उसकी दिशा नहीं होती है। तो उसके बारे में जानते हैं। यहां पर अपना जो टॉपिक है वो क्या है, वेक्टर फंक्शन ऑफ ए सिंगल स्केलर वेरिएबल। वेक्टर फंक्शन सदिश फलन आपको देखना है कहां पर, एक अदिश चर। अदिश चर देखिए यहां क्या करें, एकक अदिश चर, सिंगल स्केलर वेरिएबल। अदिश चर ऐसा चर जो अदिश हो, ऐसा चर जो अदिश हो। और उस अदिश चर को हम क्या मानते हैं, इस एक्सरसाइज में टी मान के चलेंगे। अदिश चर को क्या मान के चलेंगे, टी मान के चलेंगे। क्लियर। अदिश चर यहां कौन होगा, टी मान के चलेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं अदिश फलन की, उसके बाद हम देखेंगे सदिश फलन क्या होता है। अदिश फलन क्या होता है, जैसे फॉर मान लीजिए कि माना आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। आर वास्तविक संख्या है का समुच्चय है जिसमें एक उप समुच्चय लेते हैं डी। डी जो है उप समुच्चय है किसका, आर का। इसका मतलब डी भी क्या है, वास्तविक संख्या ही होगी। उस आर में से कुछ संख्याओं को, वास्तविक संख्या को मैंने एक समुच्चय बना दिया, वो डी है। डी भी वास्तविक संख्याओं के अंदर से आएगी। तो डी बिलोंग्स टू क्या है, आर है। तो हम यहां क्या करते हैं, यदि इसकी डेफिनेशन देखना, यदि प्रत्येक t बिलोंग्स टू d, t बिलोंग्स टू d, ये जो एक अदिश चर है, एक अदिश चर वो क्या है, t बिलोंग्स टू d के संगत फाई t, क्या फाई t एक फलन है। फाई t एक अदिश राशि प्राप्त हो तो चर या अदिश चर हो तो अदिश चर टी का अदिश फलन कहलाता है। कौन, फाई टी अदिश फलन कहलाता है। अदिश फलन यानी जो फाई टी आएगा वो इस प्रकार से आ सकता है, फाई टी बराबर टी क्यू प्लस 3t प्लस 5, इस तरह से। अब यहां देखिए टी अदिश राशि है और टी क्यू प्लस 3t प्लस 5 टी चर है, अदिश चर कहलाए गए। तो यहां जो फाई टी आ रहा है उसके कोई घटक नहीं है, कंपोनेंट्स नहीं है, आई कैप जे के कैप के रूप में नहीं है। ये x की दिशा में घटक, y की दिशा में, क्योंकि ये क्या है, एक अदिश फलन है। तो ये क्या कहलाता है, फाई टी अदिश फलन कहलाता है। ये आपका क्या हो गया, अदिश फलन हो गया। फिर आता है सदिश फलन, वेक्टर फंक्शन। सदिश फलन क्या होता है, सदिश फलन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेम इसी प्रकार की इसकी डेफिनेशन होगी। क्या डेफिनेशन होगी, वही आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा जिसमें d बिलोंग्स टू r होगा। d जो है r का उपसमुच्चय होगा। तो यदि प्रत्येक t बिलोंग्स टू d के संगत ft, फाई टी की जगह फंक्शन ऑफ ft मान लेता हूं। ft एक सदिश प्राप्त हो तो अदिश चर
टी का ft सदिश फलन कहलाता है, सदिश फलन कहलाता है। ये फलन किस रूप में होगा? आई कैप, जे कैप, के कैप उनके रूप में होगा, यानी इस फाई टी जो होगा उसका परिणाम भी होगा, उसकी दिशा होगी, लेकिन ये जो एफ टी की और फाई टी जो होगा उसका केवल परिणाम होगी, इसकी दिशा नहीं होगी, इसलिए अदिश राशि है, अदिश फलन कहलाता है। कब? जब फाई टी अदिश हो और टी के संगत एफ टी एक सदिश प्राप्त होता है तो वो क्या कहलाता है? सदिश। अब घटकों के रूप में, अपघटन के रूप में, घटकों के रूप में या अपघटन, अपघटन घटकों के रूप में डिकम्पोज कंपोज के रूप में सदिश फलन को कैसे लिखते हैं वो भी देखेंगे। घटकों के रूप में सदिश फलन को कैसे लिखते हैं? घटकों के रूप में सदिश फलन को एफ टी बराबर है, क्योंकि घटकों के रूप में आई घटक प्लस जे कैप का भी होगा प्लस के कैप का भी घटक होगा। आई कैप का मान लेता हूं F1T, जे कैप का घटक मान लेता हूं F2T और के कैप का मान लेता हूं F3T, और इसको Ft को R भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? R भी लिख सकते हैं। ये घटकों के रूप में सदिश फलन इस प्रकार से होता है। R बराबर ऐसे भी हो सकते हैं xi कैप प्लस yj कैप प्लस z के कैप, तो x y z ये क्या है? चार है। उसके अकॉर्डिंग R जो है xi कैप प्लस yj कैप, x की वैल्यू क्या हो सकती है? फलन f1t हो गया, y क्या हो गया? f2t हो गया, f3t कौन हो गया? z हो गया। तो इस प्रकार से ये घटकों के रूप में, डिकम्पोज के रूप में सदिश फलन को आप लिख सकते हैं, सदिश फलन को आप लिख सकते हैं। अब सदिश फलन के उदाहरण कौन से हैं? देखिए, कोई भी एक गतिमान कण है, क्या है? गतिमान कण है, तो उस गतिमान के कण के वेग और त्वरण, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, त्वरण जो होते हैं वो क्या होते हैं? सदिश फलन होते हैं। कोई भी गतिमान कण कैसे होना चाहिए? मोशन में कोई भी कण होना चाहिए, गति में होना चाहिए, तो उस गतिमान कण के जो वेग और त्वरण होते हैं वो क्या होते हैं? सदिश फलन होते हैं। तो ये इस प्रकार से सदिश और अदिश फलन का थोड़ा विशेष तौर पे ध्यान रखना। एक एक अदिश चर जो जिस चर के सापेक्ष हम अदिश फलन कहते हैं या जिस चर के सापेक्ष हम सदिश फलन कहते हैं, तो वो चर कैसा चर होता है? अदिश चर होता है। अदिश चर के सापेक्ष हम देखते हैं, उसके संगत हम देखते हैं कि अदिश राशि है या सदिश राशि है। अदिश राशि है तो वो क्या हो गया? अदिश फलन हो गया। सदिश राशि है तो वो सदिश फलन हो गया। बिल्कुल इजी से है, इसके एग्जाम्पल करेंगे तो बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन से भी आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि क्या डेफिनेशन इनकी, जैसा नाम वैसी इनकी डेफिनेशन। फलन है तो फलन है, इसका मतलब कोई ना कोई चर होगा। ये भी अदिश फलन है तो कोई ना कोई चर होगा। टी चर होगा जो कैसा होगा? अदिश चर होगा। अदिश चर के संगत कोई भी फाई टी जो एक फलन है वो अदिश राशि प्राप्त होती है तो वो फाई टी अदिश फलन कहलाता है। और उसी के हिसाब से सदिश फलन क्या हो गया कि चर जो टी है उसके संगत है एफ टी, फाई की जगह एफ मान लिया, एफ टी एक सदिश राशि प्राप्त होती है तो उस टी का एफ टी क्या कहलाता है? सदिश फलन कहलाता है। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब बढ़ते हैं आगे। किसी भी वक्र को हम सदिश फलन के रूप में कैसे लिख सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। कर्व है, कुछ वक्र है, उसकी स्टैंडर्ड वेक्टर इक्वेशन देखते हैं। क्या होती है स्टैंडर्ड वेक्टर इक्वेशन? तो देखते हैं यहाँ क्या कह रहा है। स्टैंडर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, वर्त की मानक सदिश समीकरण क्या होती है? वर्त की जैसे समीकरण की बात करें तो क्या होती है वर्त की समीकरण? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर होता है। जहां अगर इसको प्राचलिक रूप में लिखें तो जहां x बराबर क्या होता है? a cos t, y बराबर क्या होता है? a sin t, t उसका क्या होता है? प्राचल। तो उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे यहाँ, क्योंकि अभी हमने देखा था तो कोई भी सदिश है उसको घटकों के रूप में r वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं? r वेक्टर सदिश है इसलिए r वेक्टर भी लिख सकते हैं, या कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है अल्फाबेट से तो उस अल्फाबेट को क्या कर दो? डार्क कर दो। जैसे एक मैंने लिखा है ये ए और एक इस तरह से ए लिखा है थोड़ा डार्क, तो इसका मतलब ये तो ए उसका क्या परिणाम है और ये ए जो है वो क्या है? सदिश ए है। तो डायरेक्ट जहां भी ए बी आर एस टी जो भी है
डार्क में लिखे हुए, गहरे लिखे हुए, और गहरे जो लिखे होते हैं वो सदिश होते हैं, और जो लाइट लिखे होते हैं, हल्के लिखे होते हैं, वो क्या होते हैं, उनके परिमाण होते हैं। क्लियर? तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो अभी हमने देखा था कि घटक के रूप में कैसे लिख सकते हैं वेक्टर को, आर देखिए गहरा है, आर बराबर है एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। तो यहां ये कोई भी एक वेक्टर है जिसके घटकों के रूप में लिख दिया एक्स वाई जे के रूप में आर को, और यहां एक्स वाई जेड किसके हिसाब से चलेंगे, किसके इक्वेशन पूछिए, सर्किल के। तो सर्किल में एक्स और वाई क्या होता है, ए cos t ए sin t। तो सर्किल के अकॉर्डिंग टू सर्किल आर बराबर क्या बन जाएगा, एक्स की जगह ए cos t आई के प्लस वाई की जगह ए sin t जे के, और प्लस जेड की जगह क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि यहां सर्किल जो होता है वो 2D फिगर है, तो जीरो, जेड का मान जीरो कहेंगे। ये वेक्टर के रूप में किसकी होगी इक्वेशन, सर्किल की इक्वेशन, स्टैंडर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ सर्किल। उसके बाद सर्किल के बाद है दीर्घवृत्त की देखते हैं, या उसके बाद सर्किल से पहले, दीर्घवृत्त से पहले पैराबोला की देखते हैं। पैराबोला, परवलय, परवलय की मानक समीकरण, मानक सदिश समीकरण। तो परवलय में हमें पता है कि परवलय होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जब x इक्वल टू और y इक्वल टू क्या होता है, x इक्वल टू क्या होता है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a या at स्क्वायर, x इक्वल टू at स्क्वायर, जबकि y इक्वल टू क्या होता है 2at, यही होता है। तो ये जो होता है उसमें वापस पुट कर दें तो r इक्वल टू वेक्टर r इक्वल टू क्या हो जाएगा at स्क्वायर आई के प्लस 2at jk प्लस 0k के। फिर उसके बाद एलिप्स, दीर्घवृत्त के लिए क्या हो जाता है, एलिप्स के लिए दीर्घवृत्त की समीकरण, और दीर्घवृत्त में हमें पता होता है x स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटा b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू क्या होता है a cos t, y इक्वल टू a b sin t, ये होता है। तो x y की जगह ये हो गया, z 0 होता है, तो r वेक्टर जो होगा वो बराबर होगा a cos t i के प्लस b sin t j के और प्लस 0 k के। ये इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, वृत्त, परवलय और दीर्घवृत्त को किस रूप में लिख दिया, सदिश समीकरण के रूप में, मानक सदिश समीकरण के रूप में हमने लिख दिया। किसको, वृत्त को, दीर्घवृत्त को, परवलय को। क्लियर? इस प्रकार से हम लिख सकते हैं फलन को। अब आगे बढ़ते हैं, आगे जो टॉपिक अपना आ रहा है वो टॉपिक है लिमिट ऑफ वेक्टर फंक्शन, सदिश फलन की सीमा। अब यहां से जो टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से एक एक चीज पढ़ेंगे, पहले सीमा पढ़ेंगे, लिमिट पढ़ेंगे, फिर कंटिन्यूटी, सातत्यता पढ़ेंगे, फिर उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी, अवकलनीयता पढ़ेंगे। इन तीनों चीजों के बारे में अच्छी तरीके से हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर आगे जाके एग्जाम्पल आते हैं, एग्जाम्पल को भी सोल्व करेंगे। पहले बेसिक चीजों को अपन अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं लिमिट की तरफ। क्या होती है लिमिट की डेफिनेशन, उसके बारे में देखते हैं। ये अपना टॉपिक है लिमिट ऑफ ए वेक्टर। यहां से अपनी एक्सरसाइज सही ढंग से स्टार्ट होती है। पहले लिमिट आएगा, फिर कंटिन्यूटी, फिर डिफरेंशिएबिलिटी। ये जो एक्सरसाइज है वो बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों के ये सिलेबस में है फॉर एमजीएसयू यूनिवर्सिटी, और भी यूनिवर्सिटी हो सकती है, उसका पूरा मेरे को पता नहीं, लेकिन एमजीएसयू का पता है क्या सिलेबस है उसके बारे में। तो ये अच्छी तरीके से आपको समझनी है। क्या है लिमिट ऑफ ए वेक्टर फंक्शन, सदिश फलन की सीमा, सदिश फलन की सीमा क्या होती है लिमिट, इसकी डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, वो परिभाषा पहले लिखता हूं। देखो, सीमा की परिभाषा और सातत्य की परिभाषा मिलती जुलती है, एक दूसरे से रिलेटेड, एक जैसी है, लगभग थोड़ा सा फर्क है। कई बार क्या होता है कि उसमें 1 नंबर का आता है तो इसमें 1 या 2 नंबर का आता है, तो इसमें सदिश फलन की सीमा की परिभाषा पूछ लेता है। कोशी की परिभाषा है, ये जो लिखूंगा कोशी की डेफिनेशन है, वो इसमें भी काम आती है और सातत्य में भी काम आती है, और भी सीमा की जो परिभाषा है या सातत्य की परिभाषा है वहां भी काम आती है। यहाँ सदिश फलन है तो सदिश नाम होगा, वहां सदिश फलन नहीं होता है तो सदिश नहीं होता है, सीधा फलन होता है। बाकी सेम परिभाषा होती है। क्या होती है परिभाषा कि सदिश L, तो L जो होगा L फॉर लिमिट यानी मान होगा L, सदिश फलन
एफ टी, सदिश फलन को हमने किससे नोट किया था? एफ टी से। एफ टी की टी बराबर टी जीरो पर सीमा कहलाती है, कौन कहलाती है? एल। सदिश एफ टी की सीमा कहलाती है कहां पर? टी बराबर टी जीरो पर कहलाती है यदि प्रत्येक धनात्मक संख्या एप्सिलॉन, और ये एप्सिलॉन जो है आप जितना चाहे जितना या जितनी छोटी क्यों न हो, प्रत्येक धनात्मक संख्या एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन आप जितना छोटा सोच सकते हो उतना छोटा, लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए, ध्यान रखना, यानी जीरो के आसपास है, जितना आप सोच सकते हो उतना के संगत एक ऐसी धनात्मक संख्या डेल विद्यमान होगी मोड ऑफ टी माइनस टी जीरो जो है इसकी वैल्यू, मोड ऑफ टी माइनस टी जीरो, ये जीरो से बड़ा लेकिन एप्सिलॉन से छोटा या डेल से छोटा या डेल के बराबर हो, तो उसके टी माइनस टी जीरो का मोड जो है वो कहां तक है, उसका मान क्या है? दोनों का अंतर जो है उस या तो डेल के बराबर है या डेल से भी छोटा, जितना आप छोटा सोच सकते हो लेकिन धनात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव। तो ये इतना छोटा है कि डेल के बराबर या डेल से भी छोटा है, ये भी बहुत ज्यादा छोटी संख्या है। तो इंप्लाइज बाय मोड ऑफ एफ टी माइनस एल जो होगा वो किसके बराबर होगा? वो लेस देन होगा एप्सिलॉन के। एफ टी माइनस एल जो होगा वो किसके बराबर होगा? लेस देन एप्सिलॉन के बराबर होगा। ये आपकी परिभाषा है किसकी? सदिश फलन की। ये परिभाषा आपको याद रखनी है, पूछी जाती है। सदिश फलन की ये परिभाषा कोशी की परिभाषा कहलाती है कि सीमा की परिभाषा क्या होती है? सीमा की, तो सीमा की परिभाषा है सदिश फलन होता है तो सदिश के अकॉर्डिंग चलती है, और सदिश नहीं फलन है सीधा, तो फलन है तो ये फलन के अकॉर्डिंग डायरेक्ट चलती रहती है, लेकिन परिभाषा ये होती है। जहां यहाँ जो एप्सिलॉन और डेल जो है बहुत छोटी धनात्मक संख्या है, जितना सोच सकते हो, तो एफ टी माइनस एल जो है लेस देन एप्सिलॉन के बराबर, दोनों का मोड है, ध्यान रखना, दोनों का अंतर। या इसको कैसे लिख सकते हैं? अब यहाँ सीमा को किस प्रकार से, निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं कि यहाँ अदिश चर जो है, अदिश चर कौन है? टी। अदिश चर टी किस ओर अग्रसर है? टी जीरो की और अग्रसर है, तो टी बराबर टी जीरो पर सीमा को निम्न प्रकार लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? लिमिट कहां जा रही है? टी जीरो की ओर जा रही है, तो लिमिट टी टेंस टू टी जीरो एफ ऑफ टी जो है वो किसके बराबर है? एल के बराबर। ये लिमिट को इस प्रकार से आप नोट कर सकते हैं। लिमिट के वैसे डेफिनेशन क्या होती है? लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट के बराबर होती है, वहां सीमा एग्जिट होती है। तो ये लिमिट की परिभाषा हम कक्षा 10 में कक्षा 11-12 में देखते हैं। लिमिट क्या है, सीमा क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में जो लिमिट होती है वो राइट हैंड साइड की लिमिट के बराबर होती है, तो सीमा विद्यमान होती है। फिर उसके बाद साध्यता की परिभाषा भी नॉर्मल देखिए, तो उसके बारे में अब आगे बढ़ेंगे। लिमिट के संबंधित सीमाओं के कुछ प्रमेय, सीमाओं के कुछ प्रमेय, ये भी अपन क्या कर सकते हैं? ये भी अपन कक्षा 12 में देख चुके हैं। सीमाओं की कुछ प्रमेय क्या होती हैं? देखिए, दो फलन तो मानता हूं, माना एफ टी व जी टी अदिश चर टी के सदिश फलन है,
सदिश फलन मतलब इनका सदिश मान प्राप्त होगा तथा फाई टी अदिश चर टी का अदिश फलन है, यानी कि फाई टी जो होगा वो एक अदिश फलन प्राप्त होगा चर टी का। तो उसमें सीमा को कुछ पर में है, पहले देखते हैं। पहला लिमिट t टेंस टू t0 पर देखते हैं, t टेंस टू t0 ft प्लस माइनस gt। अब देखना जरा यहां पे ft क्या है, सदिश फलन, gt भी क्या है, सदिश फलन। दो सदिशों का योग भी एक सदिश फलन होता है, दो सदिशों का अंतर भी एक सदिश फलन होता है, यानी यहां से जो रिजल्ट आएगा वो सदिश फलन आएगा। तो इनकी लिमिट को कैसे लिखा जा सकता है, लिमिट को आप अंदर ले जा सकते हो, इसके साथ भी लिख सकते हो, इसके साथ भी। तो लिमिट t टेंस टू t0 ft प्लस माइनस लिमिट t टेंस टू t0 gt भी लिख सकते हैं। पहला ये पर में हो गया। दूसरा देखते हैं ft और gt का डॉट प्रोडक्ट, लिमिट ऑफ t टेंस टू t0 ft डॉट gt। अब डॉट क्यों लगाया यहाँ पे, ft gt सीधा क्यों नहीं लिखाया, तो डॉट करो तो देखो ये सदिश फलन है, ये सदिश फलन, तो दो सदिश फलनों को, जैसे एक सदिश a है एक सदिश b है, तो दोनों को जब एक साथ गुणनफल के रूप में लिखूंगा तो दो गुणनफल होते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट होता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। इसको आप a b ऐसे नहीं लिख सकते, बीच में आपको साइन लगाना ही पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, या तो डॉट प्रोडक्ट लगाओ या क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये सदिश फलन है, ये सदिश फलन है, दोनों को बिना डॉट के या बिना क्रॉस के हम नहीं लिख सकते, तो डॉट लगाया तो डॉट प्रोडक्ट है। इसमें भी सीमा आप क्या कर सकते हैं, अलग ले जा सकते हैं। कैसे, लिमिट t टेंस टू t0 ft डॉट लिमिट t टेंस टू t0 gt। यहां रिजल्ट अपने को ये पता है डॉट प्रोडक्ट है तो एक अदिश फलन प्राप्त होगा, अदिश मान प्राप्त होगा, यहां भी एक अदिश मान प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। तीसरा डॉट प्रोडक्ट के बाद है गुणन प्रोडक्ट दोनों का, तो लिमिट t टेंस टू t0 ft क्रॉस gt। अभी तक फाई टी नहीं लिया मैंने, क्योंकि फाई टी के साथ ना डॉट लगेगा ना क्रॉस लगेगा, फाई टी का सीधा गुणा होगा, अदिश की सदिश से सीधी गुणा होती है। तो बराबर इसका क्या हो जाएगा, वही लिमिट t टेंस टू t0 ft क्रॉस लिमिट t टेंस टू t0 gt हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। फिर उसके बाद दो गुणधर्म और है, वो भी देख लेते हैं। चलो, चौथा लिमिट t टेंस टू t0 फाई टी, फिर आ जाए ft, इस प्रकार से। अब देखिए बीच में मैंने ना डॉट लगाया ना क्रॉस लगाया, क्योंकि हमें पता है फाई टी क्या माना हुआ है, एक अदिश चर का, अदिश चर टी का अदिश फलन है, जबकि ft क्या है, एक सदिश फलन है। तो अदिश और सदिश का जो गुणा होता है वो ना तो डॉट लगता है ना क्रॉस लगता है, क्योंकि सदिश का सदिश के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है, सदिश का सदिश के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होता है, लेकिन सदिश का किसी अदिश के साथ डॉट प्रोडक्ट भी नहीं होता है, क्रॉस प्रोडक्ट भी नहीं होता। फिर भी यहाँ पर इसकी सीधी गुणा हो रही है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि लिमिट तो दोनों की लगेगा, क्योंकि चर टी का ये भी फलन है और चर टी का ये भी फलन है, चाहे अदिश फलन हो चाहे सदिश फलन हो, तो लिमिट दोनों के साथ लगेगी। t टेंस टू t0 फाई टी लिमिट t टेंस टू t0 ft। इसी प्रकार एक लास्ट में अगर इन पे मोड लगा होता है तो मोड के अंदर भी आप लिमिट भेज सकते हैं, यानी लिमिट t टेंस टू t0 मोड ऑफ ft लिखा हो तो भी आप मोड के अंदर भी लिमिट को भेज सकते हैं। पहले लिमिट यूज कर सकते हैं, फिर उसका मोड भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये सीमा की कुछ परमें हैं जो कक्षा 12 से चलती आ रही है। तो ध्यान रखने योग्य यहाँ बात क्या है कि जो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट लगता है वो दो सदिशों के बीच लगता है। क्रॉस प्रोडक्ट से एक सदिश राशि प्राप्त होती है, जबकि डॉट प्रोडक्ट से एक अदिश राशि प्राप्त होती है। और यहाँ अदिश का सदिश के साथ गुणा हो रहा है, तो यहाँ ना तो बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट ना क्रॉस प्रोडक्ट, सीधा सिंपल गुणा होता है। जैसे एक है 5 और एक ए वेक्टर है, तो दोनों का गुणा होकर क्या लिखेगा जाएगा 5 ए वेक्टर। ऐसे नहीं लिखेंगे 5 क्रॉस ए वेक्टर,
क्योंकि सदिश में गुणा का मतलब यहाँ क्रॉस नहीं होता और गुणा का मतलब डॉट नहीं होता, ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार से इसके नियम हो गए। फिर अपन कंटिन्यूटी की डेफिनेशन देखते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूटी, तो अगला टॉपिक है अपना कंटिन्यूटी ऑफ ए वेक्टर फंक्शन, सदिश फलन की सांद्रता। तो सदिश फलन क्या मान लेते हैं, वही सदिश फलन एफ टी अदिश चर t बराबर t0 पर सतत कहलाता है यदि, सतत या कंटीन्यूअस कहलाता है यदि प्रत्येक धनात्मक संख्या, सेम ऐसी की वैसी परिभाषा है, प्रत्येक धनात्मक संख्या एप्सिलॉन चाहे जितनी भी छोटी क्यों ना हो, छोटी क्यों ना हो, एप्सिलॉन कितनी भी छोटी हो, के संगत धनात्मक संख्या डेल विद्यमान हो कि, डेल विद्यमान हो कि, सेम उसी प्रकार से t माइनस कहां पर, t0 पर, t0 इनका जो मोड होगा वो होगा लेस देन डेल होगा। तो इंप्लाइज बाय ft माइनस ft0, ft माइनस ft0 का मोड जो होगा वो लेस देन होगा एप्सिलॉन। ये सतत की परिभाषा, वहां l की जगह आप ft आ गया, क्योंकि सतत के लिए पहले लिमिट एग्जिट होती है। कोई भी फलन सतत होता है उससे पहले क्या होती है, लिमिट विद्यमान होती है। तो लिमिट विद्यमान होती है, तो ये लिमिट से l की जगह ये लिमिट t टेंड्स टू t0 पुट करते हैं तो ft0 के बराबर होता है, तो वो l की जगह ft0 हो गया। क्लियर? इसको निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं, सतत फलन को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे? कि लिमिट ऑफ t टेंड्स टू t0, जो ft है उसकी लिमिट कितनी होती है, ये l, ये किसके बराबर हो, ये जो लिमिट है वो उस फंक्शन के उसी मान पे, कहां पर, t0 पे, तो ft0 के बराबर हो। इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है इसको। यानी कुल मिला के क्या हो गया, लिमिट बराबर उस फंक्शन का मान जहां पर आपको लिमिट या सतत पूछा है, t बराबर t0। या कुल कह सकते हैं कि सतत फलन क्या होता है, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट बराबर, और उस पर, उस बिंदु पर जहां पर आपको लिमिट पूछी है वहां पर उस फंक्शन का मान भी बराबर, तीन मान बराबर हो गए, तो वो क्या हो गया, सतत फलन हो गया। सतत फलन के बाद आता है अवकलनीय फलन। उसकी डेफिनेशन देखते हैं, अवकलनीय फलन की क्या डेफिनेशन। तो आगे देखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर फंक्शन, सदिश फलन का अवकलन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से आप विशेष तौर पे ध्यान रखना, क्योंकि ये परिभाषा जो अपनी बुक है उसमें सारा यही चीज है कि डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन, सदिश फलन का अवकलन। सदिश फलन का अवकलन कैसे होता है उसके बारे में पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। तो मान लीजिए, माना कि वेक्टर r बराबर ft एक सतत सदिश फलन है। देखो, अवकलन के लिए पहले सतत होना जरूरी होता है, सतत सदिश फलन है, सतत सदिश फलन होना जरूरी है, एक मानी भी होता है। तो r बराबर ft एक सतत सदिश फलन है, तो इसका जो डेरिवेटिव निकलता है वो कैसे निकलता है, उस डेरिवेटिव को देखते हैं। r में अल्पवर्ती, t में, सॉरी पहले t में करते हैं, t में अल्पवर्ती डेल t करने पर उसके संगत r में अल्पवर्ती डेल r होती है। अतः क्या हो जाएगा, r में अल्पवर्ती r प्लस डेल r इक्वल टू एफ टी में अल्पवर्ती t प्लस डेल t। क्लियर? यहां से डेल r का मान क्या होगा,
एफ टी प्लस डेल टी, और ये आर उधर जाएगा माइनस आर की जगह वापस क्या लिख सकता हूँ, आर बराबर एफ टी से, तो डेल आर बराबर एफ ऑफ टी प्लस डेल टी माइनस एफ टी, आर किसके बराबर है, एफ टी के बराबर, क्योंकि डेरिवेटिव निकाल रहे हैं आउटलेस, तो डेरिवेटिव जैसे अपन करते हैं dy बटा dx, तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है डेल y बटा डेल x, और साथ में लिमिट होती है डेल x टेंड्स टू 0, यानी कुल मिला के डेल r बटा डेल t, चर कौन है यहाँ पे, r फलन जो है वो चर t का फलन सदिश फलन है, उसके अकॉर्डिंग y जो है x का फलन होता है, उसके अकॉर्डिंग dy बटा dt होता है, तो यहाँ से डेल y बटा डेल x है, तो यहाँ क्या हो जाएगा डेल r बटा डेल टी, तो डेल टी का दोनों तरफ भाग देते हैं, एफ टी प्लस डेल टी माइनस एफ टी बटा डेल टी, अब दोनों तरफ लिमिट यूज करते हैं, तो लिमिट यूज करेंगे तो लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल आर बटा डेल टी इक्वल टू, इधर भी लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 एफ टी प्लस डेल टी माइनस एफ टी बटा डेल टी होता है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डी आर बटा डी टी लिख सकता हूं, इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल टी टेंड्स टू 0 एफ ऑफ टी प्लस डेल टी माइनस एफ टी बटा डेल टी। ये आपके फॉर्मूला आ गया किसका, सदिश फलन का अवकलन का, तो ये सदिश फलन r जो एक सदिश फलन है उसका t के सापेक्ष अवकलन dr बटा dt क्या आता है, लिमिट डेल t टेंड्स टू 0 एफ टी प्लस डेल टी माइनस एफ टी बटा डेल टी होता है। ये थोड़ा ध्यान रखना विशेष तौर पर, इसका कई जगह यूज करेंगे, आप कुछ चीजों को हम प्रूव करेंगे, जो थ्योरम है प्रमेय है उनको प्रूव करेंगे, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, तो यहाँ पर इसकी सदिश फलन का डेरिवेटिव क्या कहलाता है, ये r बराबर एफ टी पर डी आर बटा डी टी विद्यमान है, तो यहां करेंगे कि r बराबर एफ टी, r बराबर एफ टी ये सदिश फलन है, सदिश फलन r बराबर एफ टी में डी आर बटा डी टी विद्यमान है, तो हम कह सकते हैं कि r जो है वो अवकलनीय सदिश फलन है, अवकलनीय सदिश फलन है, या डी आर बटा डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, सदिश फलन r का t के सापेक्ष अवकलन डी आर बटा डी टी होता है। इस प्रकार से ये सदिश फलन का अवकलन की परिभाषा हो गई। अब इससे संबंधित कई सारे फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों को भी हम प्रूव करेंगे, उन फॉर्मूलों के साथ साथ पहले एक उत्तरोत्तर अवकलज भी देख लेते हैं, सक्सेसिव डेरिवेटिव देख लेते हैं, जैसे डी आर बटा डी टी ये r का प्रथम अवकलज है, इसी प्रकार डी टू आर बटा डी टी टू ये r का द्वितीय कोटि का अवकलज है, इसी प्रकार डी टू आर बटा डी टी क्यूब जो है ये तृतीय कोटि का अवकलज है क्यूब, इसी प्रकार चतुर्थ कोटि का पंच कोटि का, इसको आप r के ऊपर डॉट से भी लिख सकते हैं, इसके ऊपर r डबल डॉट से भी लिख सकते हैं, इसके ऊपर r पे ट्रिपल डॉट से भी लिख सकते हैं। ये उत्तरोत्तर क्या हो गए, अवकलज हो गए उस सदिश फलन r के, r किसके बराबर है, ft के बराबर। ये ध्यान रखना, इस प्रकार से सदिश फलन के क्या हो गए, अवकलन। अब इससे संबंधित अपन क्या करेंगे, कुछ उदाहरण भी देखेंगे, उन उदाहरणों के अवकलज भी देखेंगे, तो अगले नेक्स्ट वीडियो में वो देखेंगे, इसके कुछ गुणधर्म और देखेंगे और उदाहरण भी देखेंगे, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन भी लेंगे, क्वेश्चन कहाँ से शुरू होते हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें भी आपको आनी जरूरी है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, वीडियो को अच्छी तरीके से देखें, समझें, और किताब भी आप साथ में रखना डॉक्टर गोखरू की, जो है अपने पास, जो नौकार पब्लिकेशन, नौकार प्रकाशन की वेक्टर कैलकुलस जो सदिश कलन है, तो इसमें ये वैसे अजमेर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, राजस्थान, जोधपुर सबके लिए लागू है, डॉक्टर गोखरू और सैनी की, तो इसमें से आप इनके डेफिनेशन को एक बार अच्छी तरीके से समझना, कोशिश करना कि इसको पूरी तरीके से समझ पाएँ। और इनकी डेफिनेशन भी आती है कि सदिश फलन की सीमा की परिभाषा लिखिए, या सदिश फलन की सातत्य की परिभाषा लिखिए, या उपलीनता की परिभाषा लिखिए, तो इस प्रकार से हम सारी चीज़ कर चुके हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।